यूपीएससी में प्रथम अटेम्प्ट है और मैं प्रथम इंटरव्यू है। ठीक है। ईश्वर तुम्हारा बहुत अच्छा नाम है, और चूँकि ईश्वर शाश्वत है, तो ईश्वर नाम से क्या समझते हो आप? सर ईश्वर नाम से, ईश्वर से आज से मैं ये समझता हूँ सर कि वह सृष्टिकर्ता जिसने संसार रचा है, पालन करता, संहारक रूप में, एक वास्तविक सत्ता के रूप में मैं ईश्वर को देखता हूँ। ठीक है। ईश्वर मतलब जिसको हम इष्ट कह सकते हैं, हर किसी का एक इष्ट होता है। तो आप ऐसे किसी को मानते हैं, या मतलब आप धर्म से हिंदू हैं और आप अनुसूचित जनजाति से आए हैं, तो ऐसा कोई आपका विशेष भगवान है? सर मैं विशेष भगवान को नहीं मानता, मैं प्रकृति को मानता हूँ, और मुख्यतः मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं सिर्फ भगवान शंकर के नज़दीक पाता हूँ। आपने बोला विशेषता भगवान को नहीं मानता हूँ। सर मैं विशेष भगवान को नहीं जानता हूँ। विशेष मतलब क्या? विशेष किसी एक विशेष भगवान, जैसे कि शिव शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, जैसे। क्यों? प्रकृति पूजक हूँ सर मैं। ठीक है, प्रकृति पूजक हो तो क्यों ये सब लोग हैं, तो क्या कारण है कि आप इनको नहीं मानते? क्योंकि सर जब मैंने मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी स्टार्ट की थी, तो सर उस समय मैंने सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास का काल का पढ़ा था। तो उस समय सर पढ़ते समय मुझे एहसास हुआ कि सर धार्मिक कुरीतियाँ कितनी व्याप्त हैं, और ये धर्म के कारण व्याप्त हैं। इस वजह से सर मैं इनसे दूरियाँ बनती गई, और इस कारण से मैं कुरीतियाँ, ठीक है कुरीतियाँ हैं, लेकिन कुरीतियों के साथ हम ईश्वर को मानना नहीं मानना या किसी विशेष भगवान को मानना नहीं मानना, उस पर कैसे निर्भर कर सकते हैं? ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानता। आचार्य आदि शंकराचार्य के अनुसार सर जो वास्तविक सत्ता के रूप में ईश्वर है, मैं उनको मानता हूँ। किसी मतलब कोई उनकी अभिव्यक्ति को रूप नहीं मानता हूँ। आप के घर में अगर कोई का फोटो है, ठीक है, वो इस धरती पर नहीं है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन नहीं है, सिर्फ उनका फ़ोटो है, तो क्या वो फ़ोटो लगाने से, मतलब अगर उन्होंने फ़ोटो लगा रखा है तो इसका मतलब है कि वो विशेष व्यक्ति को मान रहे हैं भगवान के रूप, मतलब पिताजी के रूप में? उनको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि होंगे कभी। सर मेरा इस विषय पे ये मानना है कि सर वो उनके पिताजी हैं, उनको पूजनीय हैं, माता पिता भगवान के समान होते हैं, तो सर उनको पूजनीय हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए सर उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से ईश्वर श्री राम, विष्णु, कृष्ण, अल्लाह, यीशु मसीह, महावीर, बुद्ध, ये सब भी अलग अलग लोग अपने ईश्वर जो व्यक्ति मानते हैं, तो क्या वो उसको लगाने से ये हो जाता है कि वो एक कुरीति है? सर कहीं ना कहीं हम देखता है कि सर जो रीतियाँ बनती हैं या जो मान्य होते हैं, तो उसमें सर एक समय के पश्चात में अंधविश्वास जुड़ जाते हैं, कुरीतियाँ जुड़ जाती हैं। हालांकि सर मैं ऐसे किसी भी धर्म के बुद्ध नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर सर किसी रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं करता हूँ, किसी पूजा पद्धति का। आप पूजा पद्धति नहीं मानते हैं? क्यों? पूजा पद्धति में क्या है? सर मुझे लगता है कि सर पूजा पद्धति में व्यर्थ। आपके घर में आपकी माता जी पूजा करती हैं? जी सर करती हैं। तो फिर आप उनको नहीं समझाते हैं? सर मैं इस विषय पे सर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सर मैं किसी की धार्मिक आस्था तो आप चूँकि कुरीति बोल रहे हैं, अंधविश्वास बोल रहे हैं, तो आपको अपनी माँ को भी, माता जी को भी इस बात के लिए बताना चाहिए कि नहीं ये सही नहीं है। आप सर मेरा इस विषय पे मानना है कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से इस मानता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक आस्था को। आपका नाम ईश्वर है, लोग आपसे कई सारे एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कि ईश्वर नाम बोल के, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने बताया कि आप नर्मदापुरम ज़िले से हैं, तो नर्मदापुरम के बारे में बताइए, ये नाम कब चेंज हुआ नर्मदापुरम होशंगाबाद से? सर नर्मदापुरम का नाम अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, 2022 में लगभग शायद। सर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये सब पैराम में इसका नाम एक्चुअली नर्मदापुरम ही था मध्यकाल में। उसके बाद होशंगी इस चीज़ का कहाँ विवरण मिलता है नर्मदापुरम नाम का, कि नर्मदापुरम उसका नाम था?
सर एक अभिलेख है सर, मैं अभी वर्तमान में याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें परमावंश का भी एक स्रोत है सर, उसमें मैं नामदफरम का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में सर 2007 में होशंगाबाद संभाग का नाम नामदफरम कर दिया गया था, और अभी वर्तमान में होशंगाबाद जिले का नाम भी नामदफरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद का नाम किसने किया था? होशंगाबाद नर्मदापुरम का नाम कब बदला गया था और किसने बदला था? सर मध्यकाल में सर गौरी वंश के शासक रहे हैं होशंग शाह। उन्होंने नर्मदा किनारे एक किला बनवाया था होशंग शाह का, जिसमें उन्होंने अपना नाम नामदफरम का नाम परिवर्तित किया। नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या कुछ उस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है? क्या उसके विकास में वो चीज़ लाभदायक होती है, या वहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, या क्या है, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मुझे यहाँ तक नाम परिवर्तन से लगता है कि सर इसमें जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये मांग रखते हैं कि इस क्षेत्र का नाम परिवर्तन किया जाए, कोई संस्था का नाम परिवर्तन किया जाए। उसके बाद सर जो सरकार होती है, सरकार उस पर निर्णय लेती है। फिर राज्य सरकार के बाद सर ये केंद्र सरकार के कुछ सिफारिश नहीं, मैं ईश्वर, मेरा प्रश्न आपको समझ में आया? जी सर। मैंने पूछा कि नाम बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा नाम बदलने से, क्या उसके फायदे हैं, क्या फायदे क्या हैं? सर जहाँ तक मैं नाम परिवर्तन का सर एक अगर प्राकृतिक नाम मतलब प्राचीन नाम रखा जा रहा है तो ये सब प्राचीन इतिहास को संरक्षण की एक पहल हो सकती है। दूसरा सर अगर आधुनिक नाम रखा जा रहा है, जैसे बाबई का नाम माखनलाल चतुर्वेदी नगर रख दिया गया है, इसको ये नहीं कह सकते किसी की छवि खराब करने के लिए ये नाम बदला गया है, या फिर कुछ वो नाम शायद आक्रामक इन्वेडर्स का नाम हो इसीलिए सरकार ने बदला है, या कुछ और क्या? सर इसमें एक पहलू ये हो सकता है, लगन मुझे लगता है कि सर इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू इसमें जुड़े हुए हैं, जिसका इसमें क्या आर्थिक फायदा है नर्मदापुरम नाम लिखने से? सर नर्मदापुरम आर्थिक फायदा इसमें ये हो सकता है कि सर जो होशंगाबाद है सर वो नर्मदा घाट के किनारे स्थित था। भौगोलिक हाँ सर, ये तो हाँ सर आर्थिक सर उसमें आर्थिक पहलू ही बताऊँ सर, तो उसमें नर्मदा किनारे सर जो घाट हैं, विवेकानंद घाट है, सेठानी घाट हैं, वो अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है, और नर्मदा नदी के कारण वह प्रसिद्ध है। तो सर जैसे हम नर्मदापुरम नाम रखते हैं तो सर इसमें पहचान मिलती है, जो एक प्रचार प्रसार के लिए पर्यटकों को बढ़ावा मिल सकता है सर। ठीक है, आप अपनी कोई 3 ताकत बताएं, या आपका मजबूत पक्ष जिसे कहते हैं, कोई 3 मजबूत पक्ष बताएं। सर मुझे लगता है कि सर मैं सहिष्णु हूँ, दूसरे से संवेदनशील हूँ और ईमानदार हूँ। ठीक। सहिष्णुता का कोई एक आपका अनुभव बताएं। सहिष्णुता का सर मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, जिनमें से मैं एक का उदाहरण देता हूँ। मेरे सर 12वीं और कॉलेज में काफ़ी अलग विभिन्न धर्म के लोग रहे हैं, और सर हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो मैंने हम मतलब दोस्त थे, हमने पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के नाम से NGO खोला था। ठीक है, कभी आपको ये सहिष्णुता के चक्कर में कभी इसका गलत सामना करना पड़ा? जी सर, मुझे तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सर मेरे एक दोस्त को जो हम संगठन चला रहे थे, उनको इस विषय पे सामना करना पड़ा। अच्छा, किस तरीके? सर नाम को लेकर, जो संगठन के नाम को लेकर सामना करना पड़ा था। कुछ लोग उनको अस्वीकार कर रहे थे या उन मतभेद थे। संवेदनशील किस तरीके के हैं आप? सर मुझे मैं कहूँगा या जो वंचित वर्ग हैं। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके पास ऑफिशियल काम है, तो क्या आप संवेदनशील होकर काम करेंगे, या फिर कि आपका जो काम है उसके हिसाब से करेंगे? आपकी माताजी आपके सामने खड़ी, आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके सामने काम लेकर आया है, वो काम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मतलब आपको ऐसा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको घर पे जाके आपसे
चर्चा की जाएगी, लेकिन आपको उसी समय किसी दूसरे शहर जाना है या फिर कोई दूसरा काम है जो आधिकारिक कार्य है, लेकिन आपके घर पे इस घर से कोई आया है और वो भी काम लेकर आया है, लेकिन वो ना आपके अंडर में है ना कुछ, तो क्या ऐसे में आप संवेदनशीलता का क्या करेंगे? सर मैं इस विषय पे देखना चाहूँगी कि कुछ काम किस सब्जेक्ट पर है। क्या मैं ही इस काम को कर सकता हूँ या फिर मैं किसी और के माध्यम से इसको करवा सकता बिल्कुल हूँ? आप ही कर सकते हैं उस काम को। और अगर सर मैं दोनों आपका खेत जा रहा है, आपकी माँ रोती हुई आई है, ठीक है, आपका ही खेत है, आपकी माँ रोती हुई आपके पास आई है, आपकी उसी जिले में पोस्टिंग है, लेकिन बगैर आवेदन के, बगैर किसी चीज़ के आप किस तरीके से संवेदनशील अपनी शो करेंगे? सर मैं अपनी माँ को बिल्कुल तौर पे उनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ सर लेकिन जो भी आधिकारिक कार्य है उस पर भी ध्यान दूंगा, क्योंकि सर वो मेरा प्रथम ड्यूटी है। अगर वो काम मेरे तुरंत सॉल्व हो जाता है मेरी माँ का, बजाय इसके आप माँ को ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है हम आगे कानूनी कार्रवाई पे विश्वास करेंगे, आगे कार्रवाई करते हैं? जी सर मैं मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा है कि अगर जो मेरा मतलब कानूनी कार्य है अगर वो मेरे ही माध्यम से होगा तो सर मैं जहाँ भी है मैं उसे कांटेक्ट करूँगा, क्या ये थोड़ा आगे किया जा सकता है या फिर मेरे अधीनस्थ होंगे उनके माध्यम से किया जा सकता है। तो सर इस पर मैं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लूँगा। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी कोई 2 कमजोरियाँ बताएं। सर मेरी एक कमजोरी है कि मैं शब्दों का सही उच्चारण, कुछ शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। दूसरा सर ये है कि मैं कोई मेरे दोस्त या परिवारजनों से विवाद की स्थिति होती है तो सर मैं स्वयं आगे बढ़ के उससे समस्या मतलब माफ़ी मांग लेता हूँ या कॉल या बात कर लेता हूँ, भले ही मतलब गलती किसी की भी हो। और तीसरा कारण ये है, तीसरा से ये है कि मैं बहुत भावुक, मतलब क्या बोला था, सॉरी 2 ही पूछे थे। जी सर। ठीक है, तो आप ये बताइए शब्दों का उच्चारण। जी तो ठीक है, शब्दों का उच्चारण चूंकि आपकी कमजोरी है, ये बाय बर्थ है या फिर कि किसी कारण से, मतलब आप बचपन से ही है या फिर कि किसी कारण से ये ऐसे उच्चारण में? इसका कोई कारण तो नहीं ढूंढ पाऊंगी बचपन से। अच्छा, मुझे भी याद नहीं सर कि बचपन से कब से। बचपन से होगी, कई लोगों को होती है। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि संचार यानी कम्युनिकेशन बैरियर का एक कारण हो सकता है? सर मैं सभी शब्द या उच्चारण में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रमुख शब्द लंबे शब्द होते हैं या फिर जो इंग्लिश के शब्द होते हैं अच्छा, उनमें तो प्रॉब्लम मतलब जाती आप है। समझा सकते हैं, जैसे कभी आप अपने ज़िले में कार्यरत हैं तो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलिए अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप यही पीएससी में ही क्यों जाना चाहते हैं या आपको डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना है? सर जैसे कि ये बात डिफ़ॉल्ट भी, सॉरी सर, मतलब मुझे लगता है कि सर मैं पीएससी के योग्य हूँ और मैंने ये इस तरह से 2 कारण ढूंढ पाता हूँ सर। एक तो मैं सिर्फ प्रेरणात्मक कारण है, दूसरा सर कि है इस क्षेत्र में जो समाज के लिए मैं जो कार्य कर पाऊँगा, जो मैंने अपने क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं देखी उनको मैं सक्रिय रूप से भागीदार से उनको निपटाने की कोशिश करूँगा। तीसरा कारण ये हो सकता है वो है कि सर जिस प्रकार मैंने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लिया है मैं उनको आगे प्रसार करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बोला कि आप में योग्यता है, ऐसी क्या योग्यता है कि हम आपको ही चुने डिप्टी कलेक्टर? सर ऐसी क्या खास योग्यता है कि हम आपको ही चुने 1000 लोगों में? आप सर प्रशासन में एक ईमानदारी का गुण सर प्रमुख और सत्यनिष्ठा को माना जाता है। आजकल सब किसी के अंदर ईमानदारी, योग्यता और सत्यनिष्ठा होती है। सर विशेष गुण पे देखा जाए तो फिर इसके अलावा सर मैं सॉरी सर मैं याद नहीं कर रहा। कोई प्रेरित है, किससे प्रेरित हैं आप? सर ये प्रशासनिक कार्यों को देख के या उनके अधिकारियों को देख के या फिर कि कोई आपका पर्सनल घर का व्यक्ति है, या किससे प्रेरित हैं आप इस डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के? सर मेरा एक प्रेरणा का एक कारण ये है कि सर जब मैं विद्यालय में था
मेरे परिवार से भैया का सिलेक्शन हुआ था, तो सर जब भी उनसे ही प्रेरणा प्राप्त की। और सर दूसरा ये है कि जो मेरे एक सीनियर थे, उनके कक्षा 12वीं में अच्छे परसेंटेज आए थे, तो उस वजह से सर जो हमारे क्षेत्रीय एसडीएम थे, फिर उन्होंने निःशुल्क पीएससी की कोचिंग करवाई थी उनको, समाज संस्थाओं से भागीदारी करने से, जब से मैं इस सब प्रेरित था। ठीक है, तो वो अभी कहाँ पर है पोस्टेड? जी कौन? जी अभी जिनके बारे में आप बता रहे हैं। सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेरित हैं ऐसे व्यक्ति से, तो आपको उनकी हर खबर रखनी चाहिए कि कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो वो कब चयन हुआ था उनका? सर उनका चयन मुख्य परीक्षा में हुआ था, लास्ट चयन नहीं हो पाया था, मतलब अंतिम चयन में चयन नहीं हो पाया था। तो फिर आप कैसे उनसे प्रेरित हैं? सर मैं क्योंकि परिवार से ही थे, उनका पटवारी में सिलेक्शन हो गया था, तो सर मेरा मुख्य कारण यही रहा था। मैं उस समय छोटा था, तो इसका क्षेत्र विस्तार अधिकार नहीं जानता था, तो मुझे ये लगता था कि मैं अभी वो तैयारी कर रहे हैं फिर से? नहीं सर, अब नहीं कर रहे हैं। फिर अभी पटवारी? हाँ, वो 2017-12-13 से पटवारी हैं, तो मुझे लगता था कि सर मैं इसकी तैयारी करूँगा। तो उनसे बात हुई? जी सर, मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो आप उनको बोलते नहीं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था, या आप फिर से प्रयास करते? सर एक लंबा समय हो गया, उन्होंने बाद में प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और एक लंबा समय हो गया, तो सर वो अपनी जॉब में ही करना चाहिए। आपने ये भी बोला कि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपकी रुचि है, इसीलिए आप डिप्टी कलेक्टर या मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। तो सामाजिक काम तो आप बाहर रहकर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इस पोस्ट में आना हो। जी सर, सामाजिक कार्य हम बाहर भी कर सकते हैं, और कई संस्थाएं इसमें कार्य कर रही हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो सरकार के माध्यम से हम जो सामाजिक सुधार कार्य या सरकारी जो सामाजिक कल्याण की योजना है, अगर हम उनमें सहभागी बनते हैं, तो उनका क्षेत्र विस्तार अधिक होता है, उनका अथॉरिटी के रूप में, एक कार्य के रूप में प्रभाविता, उनका लागू करवाना आसान हो जाता है। इस वजह से सर इसके मैं प्रशासन मानना चाहता हूँ। ठीक है, तो समाज में किस तरीके के कार्य आपको वो करते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरीके के कार्य करने की ज़रूरत है? कोई एक काम बताइए जिसमें आप समाज में सुधार लाना चाहते हैं, किसी एक काम। मैं मुख्यतः शिक्षा को देखता हूँ। ठीक, क्या शिक्षा में किस तरीके, क्या कमियां हैं शिक्षा में? सर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि सर शिक्षा का नामांकन तो स्कूलों में नामांकन तो हो रहा है, लेकिन सर वो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में शाला त्याग इतनी अधिक दर है कि लोग आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि सर कि इनमें शिक्षा में शाला त्याग दर को कम किया जा सके। लेकिन आप तो पढ़ के आ गए हैं, आप भी, आपने बताया आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से पढ़े हैं, आपने 8वीं 10वीं 12वीं वहीं से किया है, तो आप यहाँ तक पहुँच गए, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं? सर यही एक मुझे लगता है कि जागरूकता, या फिर जो संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता या गुणवत्ता किस मैं देख पाता हूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, और चलिए ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाहते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा, अगर आपका इसमें चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर इसमें सर मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा इसके बावजूद भी चयन नहीं होता है, तो मैं सर डेयरी उद्योग में काम करना चाहूँगा। फिर से प्रयास नहीं करेंगे? अंततः से अगर चुनाव मेरा अगर नहीं होता अंतिम रूप से चुनाव, तब मैं ये कार्य करूँगा, बाकी प्रयास में करता रहूँगा। मेरा 2024 आप डेयरी उद्योग में जाना चाहते हैं, आपका रुचि सामाजिक कार्य करने में है, शिक्षा को बढ़ाने में है, तो आप डेयरी, ऐसा क्या डेयरी? सर मैंने एक मैंने अभी कार्य योजना में बनाया है कि जो डेयरी उद्योग है सर, जो हमारे
डेयरी उद्योग में जो के रोजगार के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा सर, इसी के समांतर में एक काम ये करना चाहता हूँ कि जो उस क्षेत्र के लोग हैं उसमें मैं एक कक्षा 5वीं और कक्षा 9वीं मतलब 8वीं के बाद केंद्रीय जवाहरलाल विद्यालय में प्रवेश दिलाने की कोशिश करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहूँगा। डेयरी उद्योग के लिए सरकार की कोई 2 योजना बताइए। सर, इसमें से योजना का एक तो शायद सर मैं मधुबन योजना याद कर पा रहा हूँ, शायद से ये रॉन्ग है सर। डेयरी उद्योग के लिए सर एक तो गर्भधान योजना, ठीक है, और इसके अलावा सर सहकारिता आंदोलन, ठीक है, और इसके अलावा सर जो आंदोलन और योजना, सॉरी सर। ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि आप कब तक प्रयास करते रहेंगे? सर, मेरा अंतिम प्रयास 2023 का मैंने सोच रखा है। 2023। अभी तक आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? सर, मैं 3 दे चुका हूँ। 3 दे चुके हैं, जिसमें आपका पहली बार में ही ये चयन हो गया, आपका इंटरव्यू है। उसके बाद 20 और 21 में क्या हुआ? सर, 20 में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, मैंने मुख्य परीक्षा दी थी, लेकिन सर 21 में भी मैंने मुख्य परीक्षा दी है। अब उसके सर तो ये क्यों हुआ कि आपका 19 में मुख्य परीक्षा में चयन हुआ, फिर अचानक से 20 में नहीं हो पाया? सर, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण सर मेरा 2020 में चयन नहीं हो पाया है। लॉकडाउन था शायद, इस कारण से घर की स्थिति। सर, लॉकडाउन में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पिताजी शांत हो गए थे, उससे वजह से शायद मेरा लॉकडाउन। आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? किस रूप में देखते हैं और कहाँ देखते हैं? सर, मैं आज से 5 साल बाद मैं SDM के रूप में देखता हूँ, और मैं एक मतलब अपने शिक्षा क्षेत्र में 5 बच्चों को गोद लेना चाहूँगा, तो मैं उनके कार्य क्षेत्र में काम करने के रूप में देखता हूँ। और इसके अलावा सर भी ठीक है। आपने डेयरी उद्योग के बारे में बात की, तो आप ये बताइए कि उसमें वित्त की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत होती है। सर, इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ कि मैं एक निम्न परिवार से हूँ, क्योंकि मैं मजदूरी करती हूँ। तो सर, मैं सरकारी जो योजना है, जैसे मुद्रा योजना जो लोन प्रदान करती है, तो उसके माध्यम से मैंने सोचा है कि ऋण प्राप्त करूं। और फिर इसके अलावा सर सहकारिता आंदोलन का जन भागीदारी के माध्यम से, क्योंकि सर मैं एक डेयरी उद्योग को इस स्तर पर कार्य करना चाहता हूं कि लोगों जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। ठीक है। आज के समय में डेयरी उद्योग के लिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और इसके लिए कौन कौन से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं? सर, आज के समय में चुनौती के डेयरी उद्योग के लिए जो पशुपालन में है सर, जो देसी नस्ल के गाय या भैंस हैं सर, इसका अधिक दूध नहीं देती हैं। तो सर, एक चुनौती ये भी है कि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। दूसरा सर ये है कि डेयरी उद्योग में तकनीकी का प्रयोग आजकल अधिक होने लगा है। तो सर, इसमें हमको गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद और उनका संरक्षण के लिए इसका बहुत ज़रूरी है कि सर इसका समावेश किया जाए। तो भारत में ये सबसे अधिक। ईश्वर, मेरा प्रश्न आप समझे, मैंने पूछा कि इसकी चुनौतियाँ क्या? सर, इसमें उत्पादकता वृद्धि, दूध उत्पादक वृद्धि में एक चुनौती है। दूसरा सर कि एक चुनौती ये है कि इसका संरक्षण, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको संरक्षण बनाए रखना। तीसरा सर ये कोल्ड स्टोरेज। तीसरा ये है कि सर वितरण किस तरीके से किया जाए, क्योंकि सर ये माध्यमिक या बिल्कुल कम समय में ख़राब हो जाते हैं। इस कारण से इनका वितरण
उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एक चुनौती के रूप में देखता हूँ। तो जो एक पहली चुनौती आपने बताई डेयरी उद्योग में उत्पाद बढ़ाने की, तो किस तरीके से हम उत्पाद बढ़ा सकते हैं? सर इसके लिए सर हम विभिन्न स्तरों पर काम कर सकते हैं। जैसे एक पशुशालाओं का निर्माण किया जा सकता है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा कर उनको, और सर हाइब्रिड गायों या भैंसों का उपयोग किया जा सकता है, और सर उत्तम किस्म के उनको चारा उपलब्ध कराकर ये किया जा सकता है। आपके घर पे गाय हैं? जी सर। कितना दूध देती हैं? सर अभी तो वो व्यावसायिक रूप से तो नहीं है, लेकिन एक गाय है सर, वो ज़्यादा 1.5-2 लीटर देता है। उसके लिए आपने कभी उत्पाद बढ़ाने के लिए कुछ? सर इसके विषय में मैं जो हिमालय करके एक प्रोडक्ट आता है वो खिलाया है, और साथ ही हरी घास के साथ, लेकिन सर उसमें ज़्यादा तकनीकी किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले करती है डेयरी उद्योग? सर तकनीकी इसके माध्यम में सर तकनीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसका? सर तकनीक तो बिल्कुल सर इसमें सहभाग होना चाहिए, लेकिन सर एक स्तर पर इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि रोजगार भी इसमें रोजगार का भी हनन ना हो, लेकिन तकनीक इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। जैसे सर स्वास्थ्य की सेवाओं में वृद्धि, पशु स्वास्थ्य के पशु चिकित्सक सेवाएं, और सर इसके अलावा पशु की देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी आइडियल जॉब लोकेशन क्या होगी? अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आप लोकेशन कहाँ लेना चाहेंगे? सर मुझे लगता है सर मैं ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लोकेशन किस जगह पर, ग्रामीण परिवेश में किस जिले में आप जाना चाहेंगे? सर मैं अलीराजपुर जाना। क्यों अलीराजपुर, क्यों? क्योंकि सर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उस समय, डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC न्यूज़ पर। उस समय सर वहाँ पर शिक्षा और रोजगार के अवसर बहुत ही कम है। ठीक है, तो मेरा मुख्य कार्य अलीराजपुर की कोई 5 विशेषताएं बताइए। सर अलीराजपुर राज्य का पश्चिमी जिला है। यहाँ से सर नामदा, इसका दक्षिण भाग नामदा से गुजरती है, और यहाँ सर एक विशेषता एक नकारात्मक विशेषता यह है कि यहाँ शिक्षा की सबसे निम्नतर है, 36% साक्षरता दर है, और यह एक जनजातीय बहुल जिला है, और इसके अलावा सर यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अगला सवाल आपसे मैं, इतने समय हो गए आपको ग्रेजुएशन के, 2018 में आपके इसमें लिखा हुआ है 2018 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपने BA स्नातक किया हुआ है, तो उसके बाद से आप इतना लंबा गैप हो गया 4 साल का, 5 साल का, तो इस 5 साल से आप बस तैयारी ही करते रहे? जी सर, मैं मुख्यतः इस पर मैं फोकस PSC को लेकर, MPSC मध्य प्रदेश लोक सेवाओं को ही था, इसलिए सर मैंने अदर जगह प्रयास नहीं किया, क्योंकि सर इस परीक्षा में न्यूनतम जो योग्यता थी सर स्नातक थी, इसलिए सर मैंने कोई दूसरा कोर्स नहीं किया। साथ ही सर इसका एक कारण ये है कि सर मैं इसी समय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में और जनजातीय कार्य विभाग के अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजनाओं में चयन हुआ था, तो उस वजह से सर मैं